डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है पॉलिटी रिवीजन सीरीज़. आज हम और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फाइनेंस कमीशन और कैग का रिवाइज़ कराया. आज हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इट्स जस्ट अ रिविजन. ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को हम क्यों एक साथ पढ़ेंगे? क्योंकि जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल नेशनल लेवल पे करता है, वही काम एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट में करता है. हर एक स्टेट में अपना एडवोकेट जनरल होता है और सेंटर पे हमारा एक अटॉर्नी जनरल होता है. ठीक है, सबसे पहले आप याद क्या रखोगे? अटॉर्नी जनरल के साथ जो आर्टिकल डील करता है दैट इज़ 76 और एडवोकेट जनरल के साथ जो आर्टिकल डील करता है दैट इज़ 165. तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ और आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट होता है उसके साथ. अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का. अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया. ठीक है, लेकिन एडवोकेट जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एक स्टेट का. ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में अटॉर्नी जनरल होता था, सॉरी एडवोकेट जनरल होता था. जैसे पंजाब स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, हरियाणा में एडवोकेट जनरल होता है, गुजरात राजस्थान में भी एडवोकेट जनरल होता है. अब एक और चीज़, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, और सेम एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? उस स्टेट का गवर्नर. जिस स्टेट का एडवोकेट जनरल अपॉइंट करना होगा उस स्टेट का गवर्नर उसको अपॉइंट करता है. अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का उसको उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है. अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? किसको आप अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकते हो? उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेम जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जज होता है उसकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, और एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसको हाई कोर्ट जज वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, जो एक हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वही एडवोकेट जनरल की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. अब आप बोलो कि मैम सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो वो 5 साल तक जज रहा होना चाहिए हाई कोर्ट में, या 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट काम किया होना चाहिए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज की ये क्वालिफिकेशन होती है. जो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, या तो वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए और या जिसने 10 साल के लिए एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में काम किया होगा. ठीक है, तो यही क्वालिफिकेशन हमें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके लिए चाहिए. एडवोकेट जनरल के लिए कि हमें जो क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज वाली चाहिए वो क्या होती है? 10 साल तक जिसने जुडिशल ऑफिस लिया हो, या 10 साल तक जो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, 10 साल या किसी भी जुडिशल ऑफिस में रहा हो, या 10 साल तक एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में काम किया हो, वो होती है हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन. और वही होती है एडवोकेट ऑफ स्टेट जो होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसकी क्वालिफिकेशन भी यही होती है. और अटॉर्नी जनरल की एक तीसरी क्वालिफिकेशन भी है, दैट कैन बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन ये रहेगी कि कोई एक बेस्ट जज है, एमिनेंट जूरिस्ट है, हाई कैलिबर वाला है, उसको भी एज एन अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है, इनकी टर्म जो है फिक्स्ड नहीं होती है. इसका जो रिमूवल होता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा उनको रखेगा. ठीक है, वो निकाल भी सकता है. तो इनकी कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. और ना ही फिक्स्ड टर्म होती है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट की. ठीक है, देखो कन्वेंशनली ये क्या करता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ये कन्वेंशनली गवर्नमेंट के साथ ही रिजाइन करता है. फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की वो गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, कल को अगर बीजेपी ने हारा तो नई गवर्नमेंट बन जाएगी नई पार्टी की, तो अटॉर्नी जनरल रिजाइन करता है. सेम इज़ द केस विद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चलती थी तो एडवोकेट जनरल यहाँ पे होता था, अपॉइंट करता था गवर्नर. और उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट हारती थी, फिर जैसे PDP आ गई, उस टाइम एडवोकेट जनरल रिजाइन करता था और नई रूलिंग पार्टी जो है वो अपना एडवोकेट जनरल गवर्नर को बोलती थी अपॉइंट करो. ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, तो ये कन्वेंशन है. ठीक, तो उसके बाद
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जो होता है स्टेट का, उसकी रिम्यूनरेशन कितनी होगी? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिम्यूनरेशन प्रेसिडेंट हमें बताता है, लेकिन जो एडवोकेट जनरल होता है एक स्टेट का, उसकी रिम्यूनरेशन कितनी होगी वो हमें गवर्नर बताएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे करता है, नेशनल लेवल पे करता है, वही काम एडवोकेट जनरल जो है वो करता है कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये मेन इसमें है, मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें जो थी यहाँ तक आपको याद रहा। इट वॉज जस्ट अ रिविजन कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल और स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, और उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है अटॉर्नी जनरल की? ठीक है, अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या है? देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है? ये लीगल एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसको प्रेसिडेंट रेफर करता है कोई केस, इसके बारे में आपको ये करना है, तो वो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो एडवोकेट जनरल होता है वो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। अगर गवर्नर इसको रेफर करेगा कोई भी केस, तो ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कि आपको क्या करना चाहिए इस केस में। ठीक है, सेम अटॉर्नी जनरल उनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है किनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो रेफर करता है इसके पास प्रेसिडेंट कोई केस, बोलता है कि एडवाइस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय प्रेसिडेंट, अपियर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केस इन सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अपियर इन एनी हाई कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो इसको ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली उनके बिहाफ पे कोई होना चाहिए ना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल रहता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहाँ से कोई और बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल बोलता है नहीं, हमने इसलिए ये किया। जैसे आधार का केस था ना, 2016 में आधार बिल पास हो गया, आधार एक्ट आया, उस पर केस था। फिर अटॉर्नी जनरल इंडिया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, वो कोर्ट में बोलता था कि क्यों हमने ये किया, क्यों हमने इसको एज अ मनी बिल दिया, क्यों हमने इसको मैंडेटरी किया। ठीक है, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। ऐसे ही किसी स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस होगा, तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, एडवोकेट जनरल केस लड़ता है, केस में ये करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर इसको अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट कोई केस बोलेगा इसमें आपको ये करना है, उसमें भी वो आएगा। और किसी हाई कोर्ट में भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस चल रहा है, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट होता है कौन? रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यही अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। देखो, राइट्स भी है इनके, कुछ राइट्स क्या मिलते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो कंट्री के किसी भी कोर्ट में एज एन ऑडियंस जा सकता है विदाउट राइट टू वोट। ठीक है, ये दोनों हाउसेस में टेक पार्ट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अटॉर्नी जनरल वहाँ अटेंड हो सकता है, वो जा सकता है। ठीक है, इवन जॉइंट सिटिंग में भी वो जा सकता है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ना, उसका भी पार्ट वो बन सकता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द जो होता है कंट्री होता है, लेकिन ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है ना, फिर भी ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जा सकता है, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन राइट टू वोट इसको नहीं होता है। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनका भी पार्ट ये बन सकता है। जितनी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है ना, वो सारी इसको मिलती हैं। जितने भी प्रिविलेजेस एक पार्लियामेंट मेंबर को मिलती है, वो सारी अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं। और राइट्स इसको इसीलिए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं। जैसे ये लोकसभा या राज्यसभा चाहे दोनों में जा सकता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पार्ट बन सकता है। सेम एडवोकेट जनरल का है। एडवोकेट जनरल भी पूरे स्टेट के जो कोर्ट्स है ना, वहाँ पे अपेयर हो सकता है विदाउट राइट टू वोट। इसको जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या 2 हाउस होते हैं स्टेट के, वहाँ पे जा सकता है दोनों हाउसेज में, बट राइट टू वोट नहीं होता है। लेजिस्लेचर जो की कमिटीज़ होती हैं वहाँ पे, उनका पार्ट बन सकता है। और जो उस स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, जो उनके प्रिविलेजेस होंगे, उनकी इम्यूनिटीज़ होंगी, वो सब जो है फैसिलिटीज़ इसको भी मिलती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। देखो, लिमिटेशन क्या रखी गई है अटॉर्नी जनरल पे।
अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर है ना इंडिया का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये किसी को एडवाइस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल है उसको ये डिफेंड नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी क्रिमिनल को डिफेंड नहीं कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं बता सकता, किसी को सजेस्ट कर सकता है, किसी को एडवाइस। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही तो लॉ ऑफिसर है। अगर यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बताएगा किसी को केस पे, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इसका, है ना। तो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 76, और एडवोकेट जनरल के साथ 165, ठीक है। देखो, अगर इसको किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन में अपॉइंटमेंट होती है इसकी, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये फुल टाइम काउंसिल भी नहीं होता है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। इसीलिए प्राइवेट प्रैक्टिस से इसको ये पॉइंट याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसको प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल और फुल एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ये जस्ट लॉ ऑफिसर होता है, लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एडवाइस नहीं कर सकता है, ये क्रिमिनल को डिफेंड नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन, लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, इसको डिबार नहीं किया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये था अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, इसको डिबार नहीं किया गया है प्राइवेट प्रैक्टिस से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, यहाँ तक आज हम कर लेंगे, और कल हम फिर और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे।